हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम विलियन की अणुसंख्या गुणधर्म राशियों के बारे में बता रहे थे और उसमें वाष्प दाब अवनमन अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसमें बताया गया था कि जब किसी विलायक में नॉन वोलेटाइल अर्थात अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो जो बने हुए विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा कम होता है और जो कमी आती है उसी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब ये एक अणुसंख्या गुणधर्म राशियों में से एक है। अब हम इनके एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोगिता पे डिस्कस करेंगे कि इससे हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाष्प दाब अवनमन से अब हम ये जानना चाहेंगे कि अज्ञात विलेय का अणुभार कैसे पता किया जाता है। तो आपको ये फार्मूला तो याद ही रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उस हिसाब से तो वो कौन सा है, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 इंटू X2। P1 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और X2 विलेय की मोल भिन्न। आप जानते हो X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 होता है। N1 विलायक की मूल संख्या है जबकि N2 विलेय की मूल संख्या है। तनु विलयनों के लिए जैसा कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मानते भी हैं, अणुसंख्या गुणधर्मों के लिए N1 का मान N2 से बहुत अधिक हो जाता है तो N1 प्लस N2 की वैल्यू लगभग N1 हो जाएगी। X2 का मान लगभग N2 अपॉन N1 हो जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण जो कि समीकरण 1 था, यहाँ समीकरण 1 में इसको यदि हम X2 को N2 अपॉन N1 रख लें तो डेल्टा P इज इक्वल टू समीकरण 2 बन जाएगा, डेल्टा P बराबर P1 N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष तो ये निकाला जा सकता है कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू N2, यदि N1 को फिक्स रखा जाए तो डेल्टा P अर्थात वाष्प दाब अवनमन का मान N2 के या विलेय की मोल संख्या के समानुपाती होता है, जैसा कि अणुसंख्या गुणधर्मों की परिभाषा में भी था। इसको आगे बढ़ाते हुए समीकरण 2 को डेल्टा P बराबर P1 N2 की वैल्यू W2 अपॉन M2 रखी जा सकती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ के आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो भार को अणुभार से भाग कर देते हैं तो W2 अपॉन M2 और इधर W1 अपॉन M1 हो जाएगा। तो इससे एक निष्कर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला ये कि डेल्टा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। यदि हम W2, W1 और M1 को, M1 तो वैसे ही फिक्स है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, यदि हम W1 और W2 अर्थात विलायक और विलेय के भार को फिक्स रखें तो M2 अर्थात विलेय का अणुभार जितना अधिक होगा वाष्प दाब अवनमन उतना ही कम होगा। और कम अणुभार का विलेय है तो उसके लिए डेल्टा P का मान ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि डेल्टा P अर्थात वाष्प दाब अवनमन M2 के व्युत्क्रमानुपाती है। और फाइनली हम M2 का मतलब यदि विलेय आपका अज्ञात है तो उसका अणुभार कैसे निकाला जाए, तो M2 के लिए समीकरण आप अगेन 3 से देखिए, M2 को एक तरफ ले आइए, डेल्टा P को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो M2 की वैल्यू P1 W2 M1 डिवाइड बाई W1 और डेल्टा P। इस तरह से हम M2 का मान, M2 अर्थात विलेय का अणुभार, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता हो कि P1 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। डेल्टा P जो कमी आई है वाष्प दाब में वो कितनी है। W1 W2 तो अक्सर पता ही रहते हैं कि कितने ग्राम विलायक में कितना ग्राम विलेय घोला गया है, और M1 तो जल के लिए 18 होगा। अब इसके लिए वाष्प दाब अवनमन अर्थात डेल्टा P को कैसे ज्ञात किया जाए, उसके लिए प्रायोगिक रूप से ओस्टवाल्ड वाकर विधि है जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सिंपल भी है। इससे हमें डेल्टा P अपॉन P1 की वैल्यू अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सीधे मिल जाता है और W1, W2 और M1 ज्ञात होने पर M2 अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें मैं वैसे तो लिखा हुआ है बट आपको मैं समझा देता हूँ कि कुछ ट्यूब हैं, यहाँ पे 2 दिखा रखी हैं, ज़रूरी नहीं है 2 ही हों। पहले तो ड्राई एयर को विलयन से गुजारते हैं। ड्राई इसलिए मॉइस्चर नहीं हो ताकि जो भी विलायक के वाष्प दाब हैं उसके द्वारा ये
संतृप्त हो जाए, शुष्क वायु, ड्राई एयर। तो इससे क्या होगा कि जो भी वाष्प दाब है किसका, विलयन का, उसके अनुसार ये संतृप्त होगी, अवशोषित करेगी उन वाष्पों को, तो जिससे विलयन फिर वाष्पित होना शुरू करेगा। वाष्पित होगा तो अल्टीमेटली इसके भार में कमी आ जाएगी। तो इसके भार में कमी आपको ज्ञात करनी है, कितनी है। इसके भार में जो कमी होगी वो प्रोपोर्शनल टू PS अर्थात विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होगी। विलयन का वाष्प दाब अधिक है तो विलयन के भार में कमी भी अधिक मिलेगी। ठीक है, ये 2-3 ट्यूबें इस विलयन की हैं। इसके बाद इसी एयर को विलायक की ट्यूबों से गुजारा जाता है। विलायक का वाष्प दाब आप जानते हैं कि वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो जो अंतर है वाष्प दाबों का वो इधर विलायक की ट्यूब से ये अवशोषित कर लेगी। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ अवशोषण हुआ है वाष्पों का, तो इसलिए विलायक का भार भी घट जाएगा। तो विलायक के भार में जो कमी आई है उसको भी नोट किया जाता है। तो विलायक के भार में जो कमी होगी वो डेल्टा P के समानुपाती होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि PS के इक्विवेलेंट तो उसने पहले ही अवशोषित कर लिया था, अब तो अंतर के बराबर अवशोषित कर रही है, तो वो डेल्टा P के समानुपाती ही होगा। और अल्टीमेटली इनको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से गुजारते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से गुजारने का तात्पर्य ये होता है कि कैल्शियम क्लोराइड यदि विलायक के रूप में जल को लिया गया है तो उसको पूरा अवशोषित कर लेता है, तो इससे कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब का भार बढ़ जाएगा और जो भार में जो बढ़ोतरी होगी वो विलायक और विलयन के भार में कमी का जोड़ के समानुपाती होगी। कुल मिला के ये है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि विलयन के भार में कमी समानुपाती, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। विलयन के भार में कमी किसके समानुपाती है? PS अर्थात विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होगी, जबकि विलायक के भार में जो कमी होगी वो उनके अंतर डेल्टा P के समानुपाती होगी। और ये यहाँ पे हो गया। अब विलयन प्लस विलायक के भार में जो कमी टोटल होगी, विलयन और विलायक के भार में कमी किसके समानुपाती होगी? ये हो जाएगी विलयन के भार में जो कमी थी वो तो PS के समानुपाती थी, तो यहाँ पे PS लिख दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे PS लिख दिया गया है। और विलायक के भार में जो कमी है वो डेल्टा P का मतलब P1 नॉट माइनस PS लिख दिया गया है उसके समझ। तो PS कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के विलयन प्लस विलायक के भार में जो कमी होगी वो समानुपाती होगी किसके? P1 नॉट के। ठीक है, तो विलायक के भार में कमी डिवाइड बाई विलयन प्लस विलायक के भार में कमी, उसकी वैल्यू सीधे हमने डेल्टा P अपॉन P1 नॉट के बराबर मिल जाएगी, जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। यही हम पता करना चाहते थे एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि उससे देखिए ये जो है इसमें इस समीकरण में डेल्टा P अपॉन P1 नॉट यहाँ पे पुट किया जाएगा और W1 W2 और M1 हमें पता है तो M2 ज्ञात हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का रोल ये होता है कि कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि होती है, तो जो भार में वृद्धि होगी वो भी P1 नॉट के समानुपाती ही होगी। तो इससे हमें डेल्टा P अपॉन P1 नॉट x2 मिल जाएगा और x2 को N2 अपॉन N1 रखते हुए इसमें M2 हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है परासरण दाब, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, आपको पता होगी वैसे तो, कि जब विलायक व इसके विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। व्हेन ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूशन, a solution means when a solvent and its solution are separated by a semi-permeable membrane, then some solvent molecules migrate from solvent phase to solution phase.
अर्थात विलायक के अणु विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं विलायक को छोड़ करके। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है उसे परासरण दाब कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें देखिए ये जो डायग्राम दिखा रखा है, इसमें क्या कर रखा है कि एक फनल है, एक कीप है, इसमें इसके मुंह को अर्धपारगम्य झिल्ली से बंद कर रखा है, ये डॉट डॉट से। अर्धपारगम्य झिल्ली का रोल ये होता है केवल विलायक के अणुओं को ये अपने अंदर भेजती है, विलय के कण इसमें रह जाते हैं। तो इसमें विलयन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। और ये कहाँ तक भरा हुआ है, ये जो लेवल ए है इसका यहाँ तक भरा हुआ है। ओके, ये विलयन है, मतलब सॉल्यूशन है अंदर। बाहर विलायक है, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस विलायक के जो मॉलिक्यूल हैं वो इधर जाने लगते हैं और बी तक ये पहुँच जाते हैं। जब बी हाइट आ जाती है तो इसके कारण जो हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप होगा, जो दाब उत्पन्न होगा, उसके कारण से ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ऑस्मोसिस की वजह से ये कण फनल में ऊपर जाना बंद कर देंगे। तो ये हाइट आपको एच ज्ञात करनी होती है, ए से बी तक की जो हाइट एच है। तो अब एच कॉलम का जो प्रेशर है, फिजिक्स से आप पढ़ते हो, उसका जो प्रेशर डेवलप होगा वो एच डी जी होगा, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एच डी जी हम ज्ञात कर लेते हैं, वही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम छोटा सा इसमें डिस्कशन था कि किस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि एक्सपेरिमेंटली बर्कले हार्टले विधि है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे हम परासरण दाब को ज्ञात करते हैं। जहाँ तक इसके लिए समीकरण एक है, जैसे अभी वाष्पदाब अवनमन के लिए बताया था कि डेल्टा पी बराबर P1 नॉट x2, उसी तरह का छोटा सा समीकरण हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि परासरण दाब के लिए वान हाफ समीकरण यूज़ किया जाता है। वान हाफ के अनुसार आदर्श विलयन में विलय के कण उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि आदर्श गैस के अणु पात्र में व्यवहार करते हैं। For osmotic pressure, Van 't Hoff equation is used. According to Van 't Hoff, the solute particles in a solution behave like gas molecules in a container. अतः आदर्श गैस समीकरण की तरह ही इनके लिए एक समीकरण होना चाहिए। So there should be an equation analogous to ideal gas equation. यह समीकरण ही वान 't Hoff समीकरण कहलाती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वान 't Hoff इक्वेशन, जो इस प्रकार से है जैसे PV बराबर nRT होता है गैस के लिए, ऐसे ही यहाँ पर समीकरण एक जो हम यहाँ पे इसके लिए लिख रखी है, उसी तर्ज पर पाई V इज इक्वल टू N2RT, वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे विलयन का परासरण दाब है पाई, V उसका आयतन है, विलयन का वॉल्यूम है V, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय की मोल संख्या है, जैसे वहाँ nRT में कणों की संख्या थी, मोल संख्या थी। R वही है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि ये यहाँ पे कोई चीज़ गैस नहीं है, तो वैसे वैल्यू वही है इसकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। तो समीकरण एक से अब इसको लिखा जा सकता है कि पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन VRT। N2 नंबर ऑफ मोल है, V वॉल्यूम लीटर में है, तो इसी हिसाब से मोल पर लीटर अर्थात C2R लिख दिया गया N2 अपॉन V को, वेयर C2 इज द मोलरिटी। तो पाई इज इक्वल टू C2RT हो गया। तो ये समीकरण छोटा सा आ गया परासरण दाब के लिए। अब क्योंकि C2 N2 के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब पाई भी N2 के प्रोपोर्शनल होगा। N2 का मतलब आप समझते हैं विलय की मोल संख्या।
तो इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही हुई, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो N2 के समानुपाती हो, विलेय की मोल संख्या के समानुपाती हो, वही आपका अणुसंख्या गुणधर्म होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी सिद्ध हो गया कि वाई पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ तक अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात करने का संबंध है तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। ऊपर वाले समीकरण 101 को देखिए, पाई वी इज इक्वल टू N2 को W2 अपॉन M2 लिख दिया RT, और इसका मतलब है पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M2 अगेन। तो जैसे हमने डेल्टा पी को M2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, पाई को भी M2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपात बता दिया। इनफैक्ट ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है कि कोई भी अणुसंख्या गुणधर्म, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बशर्ते कि विलेय के ग्राम और विलायक की मात्रा फिक्स हो। और अब रहा M2 कैसे निकालेंगे विलेय का अणुभार? तो समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं। M2 को एक तरफ ले आइए, पाई को एक तरफ ले आइए, W2 RT अपॉन पाई वी, ये समीकरण आ गया है M2 के लिए फाइनल, ये वाला। तो अब W2 तो भाई विलेय का भार है, वो तो हमें पता ही रहेगा। V विलयन का आयतन है, वो भी हमें पता रहता है। R 8.314 भी होता है यूँ तो जूल में, लेकिन उससे तुम्हें पाई जो है परासरण दाब पास्कल में चाहिए, W2 किलोग्राम में चाहिए। अक्सर विलेय का भार ग्राम में होता है, तो हम इसको R को उसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। T टेम्परेचर है, तो ये इस समीकरण से हम अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये हर्टले बर्कले विधि है, इससे हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब, जिसकी दीवारों को अर्धपारगम्य झिल्ली से बनाया हुआ है। और इधर यहाँ पर देखिए ये जैकेट है, इसके चारों तरफ जैकेट है। जैकेट में ये जैकेट के अंदर विलयन भरा हुआ है, और ये बेलनाकार जो नली है इसमें विलायक भरा हुआ है। नहीं, ये उल्टा हुआ है शायद, ये इसमें बेलनाकार नली में विलयन है। ये माय गॉड, ये विलायक नहीं है, ये विलयन है। जिस विलयन का परासरण दाब निकालना है वो है, और इधर विलायक है। इट इज सॉल्वेंट हियर, सॉरी फॉर दिस। ये सॉल्वेंट है और ये इधर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। परासरण होगा तो ये विलायक का उल्टा लिख गया है। ये विलायक के कण इधर जाएंगे, और ओ सॉरी, ठीक ही था ये। विलयन बाहर की तरफ है जैकेट में, तो इसलिए हाँ सही था। विलायक इसमें है, ट्यूब में ही है। सॉरी। तो विलायक से जो अणु हैं वो विलयन की तरफ जाते हैं, तो विलयन बाहर की तरफ ही रहेगा। तभी वो जो ओपनिंग है बाहर की तरफ, जो छोटी सी ट्यूब दिखा रखी है, उसमें ये अणु जाएंगे, इससे इसका स्तर बढ़ेगा। और इधर एक पिस्टन लगा हुआ है, उस पर प्रेशर लगाया जाता है, और ये गेज है जिससे हम प्रेशर को माप सकते हैं। तो हम तब तक प्रेशर लगाते हैं जब तक कि इस जैकेट पर जो लेवल आया था वो वापस उधर तक नहीं, पूर्ववत ना आ जाए। तो जितना प्रेशर आपको पिस्टन पर लगाया जाता है वो इस गेज M द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और वही इस विलयन का परासरण दाब होता है जो बाहर वाले जैकेट में भरा हुआ था। तो वैसे बुक्स से भी आप इसको कंसल्ट कर लेना। परासरण दाब को यही बर्कले हर्टले विधि कहलाती है। तो हमने देखा कि हम M2 अर्थात विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, तो डेल्टा पी भी
एक माध्यम था और परासरण दाब भी एक माध्यम है। और हम आगे जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कौन सी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, उनसे भी हम विलेय का अणुभार ज्ञात करेंगे। लेकिन परासरण दाब से विलेय का अणुभार ज्ञात करने के कई फायदे होते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो उन फायदों को, उन लाभ को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस विधि का मापन कक्ष ताप पर ही हो जाता है, अर्थात विलयन को गर्म या ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। पहला जो एडवांटेज है यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर मेजरिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वो यही है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर, देयर इज नो नीड टू कूल और टू हीट द सॉल्यूशन। नंबर 2, उच्च अणुभार वाले विलय के लिए केवल यही विधि सही परिणाम देती है, क्योंकि परासरण दाब के मान अन्य अणुसंख्यक मान से अधिक प्राप्त होते हैं। For solutes which have very high molar masses, only this method is accurate, because for this method the results are more precise। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के जो मान होते हैं वो काफ़ी कम उनकी वैल्यू होती है, तो उनमें एक्यूरेसी कम मिलती है। इसके जो मान हैं परासरण दाब के वो कई एटमॉस्फेयर तक भी रहते हैं, तो एरर ऑफ जो मार्जिन है वो काफ़ी मिल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा सही परिणाम देती है। कुछ टर्म्स हैं, समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 या 2 से अधिक विलयन जिनके परासरण दाब समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। 2 or more solutions which have same osmotic pressure are called isotonic solution। दूसरी तरफ ये टर्म है अतिपरासारी व अल्परासारी। अतिपरासारी को इंग्लिश में हाइपरटोनिक और अल्परासारी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो 2 विलयनों में जिसका परासरण दाब अधिक हो वह अतिपरासारी विलयन कहलाता है, तथा जिसका परासरण दाब कम हो वो अल्पपरासारी विलयन कहलाता है। If there are 2 solutions, then the one which have higher osmotic pressure is called hypertonic solution, and the other having low osmotic pressure is called hypotonic solution। अब आज के लिए ये लास्ट टॉपिक है कि परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है। What is the difference between osmosis and diffusion? तो परासरण में देखिए ये विलायक से विलयन की तरफ ही होता है, और विसरण में यह विलयन से विलायक की तरफ होता है। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तो परासरण होता है, जबकि उल्टा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यदि है तो वो विसरण है। दूसरा जो अंतर है परासरण में, SPM सेमी परमियल मेम्ब्रेन, जैसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, उसका होना आवश्यक होता है, जबकि विसरण में किसी SPM या अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड अंतर परासरण के लिए कि यह परासरण दाब लगाकर रोका जा सकता है। इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। इसे जबकि विसरण में इसे बाह्य दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। चौथा जो अंतर है ये केवल विलयनों में ही होता है। परासरण जो होता है इट हैपेंस ओनली इन सॉल्यूशंस, और विसरण यह विलयनों और गैसों दोनों के लिए होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन एज वेल एज फॉर गैसेस। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे